विधानसभा के, लोकसभा के, जो भी है, बड़ी आश्चर्यपूर्ण बात है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, ऐसे हालात में आप इस तरह से मांग करना, आपने लगता है कि ये गलत मांग है? देखिए, मैंने जो मांग की मैंने जो मांग की है उर्विंदर पाल सिंह मदान साहब, जो मुख्य निवडणूक आयोग के महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, उनसे मैंने मांग की। आयुक्त साहब है ये हमारे। और मैंने जो मांग की, इसमें क्या लिखा हुआ है, मैंने क्या 2024 में आने वाले विधानसभा इलेक्शन के चुनाव ना लिए जाए। तो वो क्यों ना ले जाए, अब मैं अगर दर्शकों को, जनता को डायरेक्ट अगर बोलूंगा तो वैसे समझ में नहीं आने वाला है। तो पहली बात, मैं जनता को, पूरे महाराष्ट्र की जनता को ये न्यूज़ के जरिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप आपकी ज़िंदगी से बहुत बिजी शेड्यूल है, सबके बिजी शेड्यूल है, सब अपने अपनी जगह बिजी है, लेकिन ये न्यूज़ को सिर्फ 15 मिनट निकाल कर देखिए। मैंने ये मुद्दा क्यों उठाया, इसका रीज़न क्या है, जब तक आप पूरी न्यूज़ देखेंगे नहीं तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। और मैंने ये पब्लिसिटी के लिए, राजकारण के लिए नहीं किया, मैंने ये लोगों को अभी जो हालत है राजकारण की, ये बताने के लिए किया। आप इसको इलेक्शन क्यों नहीं करवाना चाहिए, ये बताने के लिए मेरे को 3 मुद्दों से आपको बताना पड़ेगा। 3 टप्पे में आपको अगर मैं बताऊंगा तब आपको समझूंगा। तो पहले टप्पा मैं चालू करूंगा, देखो 2019 के विधानसभा महाराष्ट्र के निवडणूक से। 2019 में महाराष्ट्र के विधानसभा निवडणूक हुए। चुनाव होने के बाद सब पार्टी को जनता ने अपनी अपनी पार्टी को भारी वोटों से जिताया। अब 2014 से लेकर 19 तक सरकार थी शिवसेना और बीजेपी की गठबंधन सरकार। लेकिन 2019 के चुनाव के बाद शिवसेना ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया। क्यों तोड़ा, क्या उनको लगा 14 से 19 तक जब उनके साथ में काम करे तो उनको ये लगा कि भाई ये बहुत हिंदुत्ववादी, कट्टरवादी पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी को तो नेशनलिस्ट मीडिया वाले में खुद कहते हैं भड़का झूठा पार्टी, झूठे वादे करने वाली, भड़काने वाली पार्टी। तो शिवसेना ने उनके साथ गठबंधन तोड़ दिया, क्योंकि शिवसेना भले हिंदुत्ववादी विचारों पे चलने वाली पार्टी है, लेकिन शिवसेना शिवाजी महाराज को, उनके वसूलों पर, छत्रपति शिवाजी महाराजों के नियमों पर चलने वाली पार्टी है। जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज ने 18 पगड़ जाति को साथ में लेकर स्वराज्य की स्थापना की थी, वैसा उद्धव वाले साहब ठाकरे को लगा कि सब जाति को साथ में लेकर अगर मैं कुछ करता हूं तो जनता का विकास होगा और महाराष्ट्र का भी विकास होगा। इसलिए उद्धव वाले साहब ठाकरे ने, शरद पवार साहब ने और कांग्रेस ने मिलकर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई 2019 में। और ये सरकार, पहली बार ऐसा प्रयोग था कि एक सेक्युलर पार्टी, एक हिंदुत्ववादी पार्टी, सबने मिलकर सरकार बनी और उसको जनता ने भरपूर प्यार भी दिया। क्यों दिया, काम, शेतकरी को उन्होंने कर्जे माफ किए, पीक कर्ज नवे से देना चालू किया, तो लोगों से मोहब्बत बढ़ गई। लेकिन ये किसके पेट में दुख रहा था, बीजेपी के, हिंदुत्ववादी कट्टरवादी पार्टी के पेट में दुख रहा था। उसके बाद आया कोरोना। अब कोरोना आने के बाद ये इनको कुछ काम करते नहीं आए, महाविकास आघाड़ी सरकार भी और बीजेपी सरकार भी। बीजेपी सरकार तो इनको गिराने के चक्कर में थी, कब इनकी सरकार गिरती, लेकिन ये बैठे थे गपचुप कोरोना के लिए। अब जो हिंदुत्ववादी की बात करते, लोग बोलते हैं क्या मोदी के बाद योगी बहुत डेंजर है, बहुत भारी नेता है। उसी योगी के राज्य में, उत्तर प्रदेश में, गंगा नदी में हजारों लाशों को फेंक दिया गया। अंतिम संस्कार करने के, उनको दफनाने के, जलाने के भी इंतजाम नहीं थे। महाराष्ट्र में वैसा हुआ क्या, कहीं दिखा क्या आपको, कहीं पर भी नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र ने, मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छे तरीके से लोगों को संभाला। इनके उत्तर प्रदेश के रोजगार, बेचारे भूखे प्यासे वापस जाने के लिए फिर रहे थे, लेकिन उनको वाहन तक इन्होंने उपलब्ध नहीं कराए। कई रोजगारों ने आत्महत्या कर दी। वही बता रहा। अब आते हैं दूसरे टप्पे पे। जब कोरोना खत्म हुआ, अब कोरोना होने के बाद बीजेपी ने क्या किया, देखो बीजेपी ने क्या किया। पहले तो अनिल देशमुख, जो माजी गृह मंत्री थे महाराष्ट्र के, विदर्भ में एक बहुत बड़े नाम थे, उनको क्या किया, हमारे पास आओ या जेल में जाओ, 100 करोड़ का आरोप लगा के उनको जेल में डाल दिया। उसके बाद सामना के कार्यकारी संपादक, शिवसेना के खासदार संजय राउत का नंबर लगा। उसके बाद माजी अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक साहब को जेल में डाला गया। ये किसकी कारस्तान है, पूरा बीजेपी का। सरकारी गैर यंत्रणा का इन्होंने दुष्प्रचार करके, दुरुपयोग करके इनको अंदर डाला। अब आगे बढ़ते इन्होंने क्या किया, शिंदेगड के जो 25 आमदार है, ये तो सगळ्यालाच माहिती है, काय ते झाडी, काय ते डोंगर, काय ते हॉटेल आणि काय ती गुवाहाटी। इन्होंने वो आमदारों को लेकर गए। लेकर जाने के बाद आधी सेना फाड़ के खुद की सरकार आखिर में हिंदुत्ववादी ने बना दी। अब बनाने के बाद इन्होंने क्या किए, जहां पर भी एक चुप ने बैठे, क्योंकि इनको क्या लगा ये सरकार स्थिर नहीं है, अस्थिर है। बाद में इन्होंने क्या किया, राष्ट्रवादी को आधी फाड़ दिया और आधी राष्ट्रवादी लेकर सरकार को स्थिर करने का काम किया। एक आमदार शिवसेना के पाटिल साहब है, उन्होंने मीडिया से बात भी की थी, तुम देखो उनके वीडियो पुराने निकाल के। वो आमदार वैसे भागकर आए थे जंगल के रास्ते, तो उन्होंने तो इतनी खलबलजनक दावा किया था कि बंदूक सीने पे लगाई थी आमदारों के, हमारे पास आओ। तो अभी उसके आगे बढ़ते, बाद में क्या हुआ, राष्ट्रवादी ने इनके साथ में जुड़ने के बाद
अब राष्ट्रवादी जुड़ गई, शिवसेना का शिंदे गट है, आधी राष्ट्रवादी है, बीजेपी है। अब तुम्हारा एक सवाल रहेगा कि सर ये तो सबने देखा, लेकिन इलेक्शन से क्या ताल्लुक है, तो उसका मैं जवाब देता हूँ। कहीं पर भी भारत देश में कहीं पर भी इलेक्शन होते हैं तो बीजेपी वाले, देखो तुम, इलेक्शन होने के बाद चुनाव नतीजे से पहले इनके प्रवक्ता, इनके पदाधिकारी जब मीडिया के सामने आते तो बोलते डरने की जरूरत नहीं, हमारे पास 2 प्लान है, ए प्लान और बी प्लान। ए प्लान क्या है, अगर हम जनता से जीत के नहीं आते, जनता ने हमको ना कर दिया, तो बी प्लान ऐसा है, जो जीत के आए उसको हम हमारे पास लेंगे, ईडी लगेंगे, सीडी लगेंगे, उनके ऊपर आरोप लगेंगे, जेल में डालेंगे, 50 खोके कार्यक्रम ओके करेंगे, लेकिन हम हमारे पास लाएंगे। मतलब यहाँ पर समझ जाओ, ये इलेक्शन से पहले ही बोलते हैं हमारे पास ए प्लान बी प्लान रेडी। फिर अब तुम सोचो इलेक्शन लेकर फायदा क्या है। और तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो इस ताल्लुक से मैं आपको अब एक बोलता हूँ, भारत देश में इलेक्शन क्यों होते हैं, चुनाव क्यों होते हैं? क्योंकि भारत एक लोकशाही प्रधान देश आहे। वर्ल्ड में जागतिक लेवलला भारताला लोकशाही प्रधान मध्ये 1 नंबरचा देश भारत गिनला जातो, बरोबर। लेकिन अभी यहाँ पर लोकशाही बची क्या? लोकशाही म्हणजे काय? लोकशाही म्हणजे लोकांना निवडून दिलेले शासन, लोकांचे शासन आणि लोकांच्या हिताचे शासन, बरोबर। पण आज मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो। मैं इरफान पटेल, मैं राष्ट्रवादी का उम्मीदवार, कांग्रेस का उम्मीदवार, मैं इलेक्शन में खड़े रहा, किसी भी असेंबली सीट से विधानसभा लड़ने के लिए मैं खड़े रहता हूँ। तुम्हारे लोगों ने मुझे मोहब्बत दी, प्यार दिया, वोट दिया, मुझे जिताए। अब जिताने के बाद क्या होता है, तुमने गिराया किसको? बीजेपी के उम्मीदवार को। क्यों? क्या तुमको उसको जिराना था, मेरे को जिताना था। अब मैं जाकर बैठ रहा हूँ उसकी मांडी पे, बीजेपी के जीतने के बाद, तो जनता के मत को, जनता के वोट को कुछ वैल्यू, कुछ महत्व राहिला का? मला सांगा तुम्हें, क्या रहा तुम्हारी वोट को? वैल्यू है कुछ? क्योंकि जीतने वाला तो बीजेपी के पास जाने वाला है, वो तो कैसा भी सरकार किसकी भी आने दो, वो तुमको उधर लेके जाने वाले, खुद की सरकार बनाने वाले। भारतीय जनता पार्टी ने 3 से 4 राज्यों में ऐसी सरकार बनाई जहां पर वो तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे थे। उन्होंने डायरेक्ट बोले वो आमच्याकडे ए प्लान आणि बी प्लान रेडी है। पहली बात, इनकी सरकार महाविकास आघाड़ी को गिराने के बाद बनी, उस पर भी हमारा कुछ नहीं। लेकिन अब तुम मेरे को बोलो, लोकशाही माध्यम से आप बोलते हैं ना इलेक्शन होना चाहिए, जीतने वाला उम्मीदवार बीजेपी के मांडी पे बैठने वाला है, जेल में जाने वाला है, तो इलेक्शन लेकर फायदा क्या है? और अभी देवेंद्र फडणवीस जब महाराष्ट्र के माजी विरोधी पक्ष नेता थे, तब उन्होंने क्या बोले थे, आमची सरकार येऊ द्या, दुसऱ्या दिवशी मराठाला आरक्षण देतो। दिला का मराठा समाजाला आरक्षण? रस्त्यावर त्यांना मारहाण करण्यात आली, त्यांच्या माई बहिणीला मारहाण केली। त्यांचे काय आमची काय, आमच्या माई बहिणीला मारहाण करण्यात आली। केलं यांनी काही? नाही। दुसऱ्या दिवशी धनगर समाजाला आरक्षण देतो, दिलं नाही। नंतर काय म्हटले होते, 1 महिन्यात एसटीचं विलीकरण करतो, केलं नाही। त्याच्यावर पण आम्हाला काही हे नाही, आमचा मुद्दा निवडणूकच आहे। निवडणुकीविषयी मी म्हणतो, महाराष्ट्रात आता लोकशाही नावाला उरलेलं नाहीये, कारण की महाराष्ट्रात 5 पक्ष आहेत, ज्याच्यामध्ये 2 राष्ट्रीय पक्ष काँग्रेस, बीजेपी आणि 3 प्रादेशिक पक्ष शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। 4 सालों के अंदर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को छोड़ते हुए बाकी सभी पार्टियों ने सत्ता का उपयोग किया। इरफान भाई, मेरा सवाल है, आपका बोलना ये है कि अगर से बीजेपी हारती भी है तो सरकार उसी की बनने वाली है, उसी की आने वाली। क्योंकि देखे, जब भी कोई भी राज्य में इलेक्शन होते हैं, मतदान होता है, चुनाव से 2 दिन पहले इनके बड़े बड़े प्रवक्ता, पदाधिकारी बोलते हैं हमारे पास ए और बी प्लान रेडी है, ए में हार गए, बी वाले को, जीतने वाले को हम इधर लेंगे। और तीसरी बात, मैं तुमको और एक बात बताता, इलेक्शन करवाने के लिए राज्यों को कितना खर्चा आता? हजारों करोड़ रुपए खर्चा आता। 1.5 से 2 लाख कर्मचारी रात दिन काम करते, लोगों को नींद में से उठाते, क्योंकि गली में 7 बजे तो भोंगे चालू हो जाते, आम्हाला मतदान दिया, आम्हाला मतदान दिया। हजारों करोड़ रुपए खर्चा करके इलेक्शन करवा रहे, लेकिन इलेक्शन करवाने का कुछ फायदा नहीं हो रहा। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, इलेक्शन नहीं करवाते हुए ये जो पैसा बचेगा, इसमें से शेतकरी के सरसकट कर्ज माफ करा, क्योंकि ये साल दुष्काळ गिरेवा आहे, दुष्काळ घोषित करा। पहिले जे पीक कर्ज आहे, सरसकट ते कर्ज माफ करा। पर हेक्टरी 10,000 रुपये शेतकऱ्याला द्या, कारण की मागच्या वर्षी जेवढे आत्महत्या शेतकऱ्यांनी केले नाही, जर या 15 दिवसात पाऊस झाला नहीं तो आंकड़ा वाढण्याची शक्यता है। और जो भी आमदार बीजेपी के पास जाके बैठा, जो भी पार्टी उनके साथ में जाके बैठी, ये क्या बोलते हैं, आम्ही जनतेच्या विकासासाठी तिथे गेलो। अरे मोदी ने विकास 9 साल में पैदा नहीं करा, कैसे करेंगे 9 दिन में? इरफान भाई, आप बोल रहे कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, ऐसी आपकी मांग है। ये मांग तो मेरे को मुश्किल नजर आ रही। आप ऐसी मांग क्यों नहीं करते कि जो बंदा जो पार्टी से चुन के आता है वो उसकी पार्टी को छोड़ के 5 साल कहीं पर भी नहीं जाएगा, उसी में काम करना पड़ेगा, अपक्ष तो अपक्ष ही रहना पड़ेगा। ऐसा बिल जो है तो लोकसभा में पास किया जाए। लोकसभा का तुम छोड़ दो, सुप्रीम कोर्ट ने
8 दिन पहले एक निर्णय दिया था, आपको मालूम था निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य रह जाए। पहला निवृत्त या रनिंग न्यायाधीश, दूसरा पंतप्रधान और तीसरा विरोधी पक्ष नेता। अब यहाँ पर न्यायमूर्ति आ रहे थे, ये बीजेपी वालों को ये पसंद नहीं आया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का बिल यहाँ पे खारिज किया, लोकसभा के अंदर लेके गए और लोकसभा में उन्होंने क्या पास किया मालूम? लोकसभा के अंदर उन्होंने पास किया, एक पंतप्रधान रहेगा, एक कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा और एक विरोधी पक्ष नेता रहेगा। तो तुमको लगता है ये बिल वो आने देंगे? नहीं आने देंगे। और दूसरी बात, उम्मीदवार को अगर तुम बोलेंगे कि तुम कांग्रेस में रहो, राष्ट्रवादी में रहो, तो तुमको बोलेगा लोकशाही प्रधान देश आहे, मी कुठेही जाऊ शकतो आणि जाण्याच्या पहिले तो काय म्हणतो, मी जनतेच्या विकास कामासाठीच चाललो। अरे 3 महीने हो गए बारिश लग के, पानी नहीं है, कोई नेता ने बोला क्या दुष्काळ जाहिर करो? या विरोधी पक्ष नेता वाले ने भी बोले क्या? विरोधी पक्ष नेता वाले भी क्यों नहीं बोलते मालूम? इनको धाक उतना है, कुछ बोलेंगे जाएंगे जेल में, कुछ बोलेंगे जाएंगे जेल में। और दूसरी बात, बीजेपी वालों ने अभी एक सीडी प्लेयर लाके रखे, वो तो डायरेक्ट बोलते हैं हम क्या करेंगे, कुछ हुआ इसकी सीडी मेरे पास है, उसकी सीडी मेरे पास है। ये खासदार है, इनका मंत्री है क्या एक वीडियोग्राफर है जो आमदौर के पीछे लगे हुआ रहता? दूसरी बात, अभी तुम देखो राज्य में स्थिति क्या है, इनकी सरकार आने के बाद जातिवाद बढ़ा ही नहीं बढ़ा। मराठा आरक्षण का मुद्दे पे से लोगों का ध्यान हटाने के लिए सतारा के अंदर पुसेवाड़ी में घटना हुई, मालूम है? एक मुस्लिम हो गए। ये क्यों करे? ये षड्यंत्र क्यों करे? मराठा आरक्षण का ध्यान भटकाने के लिए। इसलिए अगर इनको इलेक्शन करवानी है, बीजेपी वाले 3 साल पहले बच्चियों सिर्फ जैसे, क्योंकि 2 साल कुछ नहीं करके आए। कोरोना हटने के बाद इन्होंने कितने टाइम में सरकार गिराई, और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में अगर हंसी कोई नेता की हो गई तो एकनाथ शिंदे की और उनके गट के आमदारों की हुई। इलेक्शन नहीं होना, ये जो आपकी मांग है, ये आप सेल्फ कर रहे हैं या राष्ट्रवादी के नेता? मेरा निवेदन आप पढ़ लीजिए, मेरे निवेदन के अंदर मैंने क्लियर रिकॉर्ड में भी बोलता हूँ, मेरे निवेदन के अंदर मैंने यहाँ पर 3रे पेज के अंदर डायरेक्ट बोले हुआ है, ही मागणी माझी स्वतःची आहे, यामध्ये माझ्या पक्षाचा किंवा नेत्याचा काही घेणं देणं नाही, जे मला योग्य वाटलं ती मी मागणी केली। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? क्यों पॉजिटिव तरफ से नहीं बोल रहे आप? आपका डर है कहीं ना कहीं? मेरा मुझे पार्टी की वजह से डर नहीं है, लेकिन पार्टी का एक प्रोटोकॉल रहता है। पार्टी को अगर ऐसा मुद्दा उठाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? प्रदेश स्टेट प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट, आमदार, खासदार, जो भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी, उनसे चर्चा करने के बाद ये ले जाता। अब मैं ही बोलता था तो वो क्या बोलते थे, एक 29 साल के बच्चे की बात हम सुनेंगे क्या? 29 साल का बच्चा हूं ना मैं, मेरी बात सुनेंगे क्या? इसलिए मुझे लगा कि मैं इंडिपेंडेंट ये मांग कर सकता हूँ, और मैंने की। और मैंने अभी मेरा एक बोलना अपने बीच में रोक दिया, उसका मैं जवाब देता हूँ। सबसे ज्यादा हंसी शिंदे गट के और उसके आमदारों की हुई। ये मैंने क्यों बोला मालूम? शिंदे गट के आमदार जब उधर भागे, बीजेपी के साथ जुड़ गए, इन्होंने क्या बोले, हमको 2 वजह से हम इधर आए। पहला, और उनके जो सहकारी मंत्री आमदार, उनका सबसे ज्यादा हंसी कैसी हो गई? उनकी हंसी इस वजह से हो गई कि उन्होंने क्या बोले थे, क्या हमने जो बीजेपी से गठबंधन जोड़ा और महाविकास आघाड़ी से तोड़ा, 2 मुद्दे थे। पहला मुद्दा यह था, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे कट्टर हिंदुत्ववादी से उतर गए थे, उनको मुसलमान, अल्पसंख्यक, बौद्ध जाति के लोग अच्छे लग रहे थे, इसलिए हम हिंदुत्ववादी पार्टी के साथ जुड़े। और दूसरा महत्वपूर्ण उन्होंने मुद्दा क्या बोला था, क्या उस टाइम में उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार के पास अर्थ मंत्री खाता था, और दादा हमारे आमदारों को और मंत्री को फंड नहीं देते थे। अभी तुरंत में करंट अजित दादा पवार के पास कौन सा खाता है? उपमुख्यमंत्री और अर्थमंत्री। म्हणजे यांचा असं असं झालं, यांचा तर असं झालं, सासूला कंटाळून घराची वाटणी केली, नशिबाना दागा दिला, सासूच वाट्याला आली। आप छोड़ो दादा का साथ, दादा को तुमने बोले थे ना, दादा तुमको फंड नहीं देते, दादा तुमको पैसे नहीं देते, तुम्हारे आमदारों को, तुम्हारे मंत्री को, इसलिए तुम उधर भाग गए। दादा उधर आ गए ना, आप साथ छोड़ो। इनको क्या की हुआ है, ये जो आमदार है ना, वो नितिन पाटिल, सॉरी, जो आमदार थे पाटिल साहब, जो शिवसेना में वापस आए वहां से भागकर, उन्होंने जो हकीकत बताई ये सही है। बीजेपी वालों ने अभी लोकशाही पूरी देश में खत्म कर दिए बोल के चलो, लेकिन मैं सिर्फ महाराष्ट्र का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक महाराष्ट्र का युवा नेता हूँ और मैं महाराष्ट्र की ही बात कर रहा हूँ। एक झारखंड के मुख्यमंत्री का भी एक वीडियो आया था फेसबुक पे, हेमंत सोरेन साहब का। झारखंड छोटा सा राज्य है, 40 सीटों की असेंबली है। वो आमदारों को वो बेचारे ने 2 दिन लग्जरी बस में सिर्फ ट्रैवल कराते रहा। क्यों?
बीजेपी वाले गायब ना कर दे, उसकी सरकार ना गिरा दे। तो आप भी बोलिए, आप भी यहाँ पर जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, ज्येष्ठ पत्रकार लोग जुड़े हुए, इलेक्शन करवा के फायदा क्या है? तो मैं अभी निवडणूक आयोग से जो मांग किया, मैंने ये लेटर एक शरद पवार साहब को, एक उद्धव बाला साहब ठाकरे को, एक राज ठाकरे साहब को और एक हमारे इनको नाना पटोले साहब जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माजी विधानसभा है, उनको भी ये लेटर भेजा बाय पोस्ट। मेरे पास उसके पोस्ट की कॉपी मैं आपको देता हूँ। उनको भी बाय पोस्ट मैंने एक भेज दिया, क्योंकि अभी जब तक कमीशन को नहीं भेजा। इलेक्शन कमीशन के नाम से लेटर है ना, ये जो लेटर है उन्हीं के नाम से मैंने उनको तो दिए ना, उनको दिए, सबसे पहले उनको दिए, उनके बाद एक एक कॉपी निकाल के इनको दिए। क्यों दिए इनको? क्योंकि अगर ये लोग कल को बोले अभी लोकशाही हमने बचेंगे तो कौन बचेगा? क्योंकि देखो जो भी देश में से लोकशाही खत्म होती है, एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसलिए नहीं भेजा मैंने, क्योंकि राव साहब दानवे ने पीछे एक वीडियो आया था, तुमने देखे होंगे, जिसके अंदर डायरेक्ट बोले थे अगर हमको भागवत कराड़ को टिकट दिया जाए या किसी और को भी दिया जाए, उनको अगर जिताना है तो इम्तियाज जलील को खड़े करना बहुत जरूरी है। अच्छा, बीजेपी का ए प्लान क्या है? ए प्लान अभी देखो, मैंने अभी समझाया, फिर भी आपको समझाता हूँ। ए प्लान ये है, ए प्लान ये उनका ए प्लान मतलब क्या? जनता ने अगर हमको जिताए नहीं, जनता ने अगर हमको गिरा दिया तो बी प्लान रेडी। बी प्लान क्या है? इरफान पटेल जीत के उधर से उसको अपने मांडी पे बिठाओ, नहीं तो जेल में डालो, 50 हो गया कार्यक्रम हो, नहीं तो नहीं। दूसरी एक मुद्दा लास्ट मुद्दा रह गया, ये जो मैंने आगे काम किया, तुम बोलेंगे तुमने इलेक्शन पहले जो पेरनिया थे बेचारों के पूरे तरीके से खत्म हो चुके, कुछ भी वापर आया नहीं, दूसरी बार पेरनी करी। और मैं महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माननीय धनंजय मुंडे साहब से भी एक बात कहना चाहता हूँ, अगर उन तक मेरे आवाज जा रही, मेरी न्यूज जा रही, तो उनको मैं एक ही बोलूंगा, साहब तुम्ही पण मराठवाड्याचे, तुम्ही एक सुपुत्र आहात, तुम्ही मराठवाड्याचे एक दिग्गज नेते म्हणून संबोधले जातात। सगळ्यात जास्त महाराष्ट्रामध्ये जर आत्महत्या कुठलचे शेतकरी करतात तर मराठवाड्याचे करतात, तर मराठवाड्याच्या किमान मराठवाड्याच्या तरी शेतकऱ्याकडे तुम्ही लक्ष द्या। मला अशी भीती वाटते का या वर्षी आकडा वाढू शकतो, काऊन की या वर्षी पाणीच नाही आणि पाणी नसल्यामुळे लोक काही करू शकतात। तर तुम्ही त्यांना काहीतरी मदत म्हणून, तुम्ही एक कृषी मंत्री आहे, राज्याचे कॅबिनेट मिनिस्टर आहात, तुम्ही एक त्यांना मदत करा। पैसा बचाना है तो G20 के टाइम में करोड़ों रुपए खर्चा हुआ और मंत्रिमंडल के लिए भी करोड़ों रुपए खर्चा हुआ, उससे क्या बोलेंगे? उसके ऊपर देखिए, वो जब उनको अपन बोलते हैं ना G20 का खर्चा और मंत्रिमंडल का खर्चा, तो वो बोलते हैं हम हमारे खर्चे के बाहर खर्चा नहीं करते। और G20 में उनको देश इसलिए सजाना था, बाहर से लोग आके इनको नाम नहीं रखना था कि भारत में झोपड़पट्टी में आज भी लोग रहते हैं, इसलिए उनको ये बताना था कि इंडिया में 5 स्टार पूरी जो सिटी है 5 स्टार सिटी है। लेकिन आज इंडिया की हालत इतनी खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। 6 महीने बाद फिर खर्चा हो रहा है मंत्रिमंडल के लिए जो 6 महीने के बाद खर्चा होगा, तो मैं क्या बोला, उनके पास बिल रेडी रहते। सर आपसे सवाल ये है कि परसों जो अमित शाह साहब यहाँ पर आ रहे हैं, आपने इलेक्शन की बात की है, अमित शाह भी बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, बीजेपी लीड करते, उनके बारे में उनके सोचते थे कि आपको मशवरा हो रहा है कि औरंगाबाद में आने वाले? देखिए, अमित शाह जी से मैं 15 तारीख को उनको लेटर देने वाला हूँ मिलके, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाला हूँ। वो सिर्फ किस विषय पे रहेंगे, वो इलेक्शन के ताल्लुक से नहीं रहेंगे, क्योंकि मैंने ये दिया महाराष्ट्र के पूर्ता, वो देश के गृह मंत्री है, गुजरात से बिलोंग करते हैं, उनको महाराष्ट्र के बारे में क्या मालूम। तो मैं उनसे लेटर देने वाला हूँ, इस बारे में नहीं, उनको मैं लेटर दूंगा। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन जो हम मनाते हैं, वो आज़ाद 17 सितंबर को बोलते ना, निज़ामों से निजात मिली थी, मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस अपन मनाते हैं। तो मैं उनसे एक डिमांड करने वाला हूँ, सबको निजात मिल गया, हमारे हाज उसको निजात कब मिलेगी? 2 साल के बंद से रेडी है, उसका उद्घाटन कब होगा? और 17 सितंबर को जब निजामों से हमको निजात मिली थी, तो हमारे आज उसका उद्घाटन उनके हाथ से अगर होगा, देश के गृह मंत्री, तो कितनी बड़ी मैसेज देंगे। मैं इस बारे में उनको लेटर देने वाला हूँ। परसों मुख्यमंत्री की बैठक है, उसके अंदर हज हाउस के बारे में आपको लेटर देंगे उनको कि हज हाउस खोला जाएगा? मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद भाई परमार, सभ्य कामगार सेल के, और शरद पवार साहब, इनको भी एक लेटर कल पोस्ट करने वाला हूँ, जो अमित शाह को देने वाला है वही उनको देने वाला हूँ, कि आप हज हाउस की ओपनिंग 17 सितंबर को करने की पूरी कोशिश कीजिए। क्योंकि आप इतना अमृत महोत्सव मना रहे, लेकिन 2 साल से हमारा हज हाउस बंद है। अगर वो चालू होता तो हाजियों की इतनी परेशानी होती, इतने हाल होते। तो वो आपको सिर्फ उद्घाटन करने के लिए क्या है? अमित शाह तो इतने बड़े नेता है, वो बेचारों को 2 रुपए का रिमिट करने को कितना टाइम लगेगा? आपका नाम पता दीजिए। मैं इरफान भैया पटेल।
प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सफाई कामगार से।